आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ेंगे। आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि हम जो भी स्थल रूप देखते हैं वो सभी एक जगह एक समान नहीं होते। कुछ भाग ऊंचे होते हैं, कुछ भाग नीचे होते हैं, तो कुछ भाग समतल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। इस गति के कारण, इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी कहीं पे ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे रह जाती है, यानी कि धंस जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पे दो प्रक्रियाओं के बारे में बताया, एक आंतरिक प्रक्रिया और दूसरा जो है यहाँ पे बाह्य प्रक्रिया की बात कर रहा है, जो कि स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि पृथ्वी की ऊंचाई और नीचाई या फिर समतल के आधार पर हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं किसको? पृथ्वी को। तो पहला जो प्रकार है वो पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा जो है वो मैदान। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से भगवान के द्वारा बनाई हुई, प्रकृति द्वारा निर्मित ऊंचाई है, उसे हम लोग पर्वत के नाम से जानते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यानी कि पर्वत का जो शिखर यानी कि चोटी, जो कि ऊपरी भाग वो छोटा होता है और जिसका आधार यानी निचला भाग वो चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यानी कि वहाँ की जो जलवायु होती है वो कठोर होती है, इसलिए इसके कारण वहाँ पे बहुत कम लोग ही रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। यानी कि पर्वत की ऊंचाई सभी जगह एक समान नहीं होती, कहीं अलग तो कहीं ज्यादा तो कहीं कम होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पर्वतों को तीन प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो है वो वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा जो है वो है ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। उनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हाष्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यानी कि जब एक बहुत बड़ा भूभाग टूट जाता है और वो ऊर्ध्वाधर रूप से कहीं पे विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार जो पर्वतों का निर्माण होता है उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। और इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के रूप और उदाहरणों का पता लगाइए। अगला है ज्वालामुखी पर्वत।
ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। पनबिजली यानी पानी बिजली। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पे पर्वतों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है कि पर्वत जो है वो नदियों के संग्रहालय होते हैं, संग्रहागार होते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी नदियां संग्रहित हुई होती है और ये बहुत सारे ईंधन, चारा, आश्रय और गोंद और रेजिन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ जीव जंतु भी पाए जाते हैं और सैलानियों के और पर्यटन की दृष्टि से भी पर्वत जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं, यानी कि पर्वतों पे काफी खेल भी खेले जाते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ खेले जाते हैं? अगला जो प्रकार है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, लेकिन पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार भी पर्वतों के जैसे उठे हुए होते हैं, लेकिन उनकी जो भूमि होती है वो सपाट होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। जिस प्रकार पहाड़ों पर नदियों का संग्रहागार माना जाता है, उसी प्रकार पठारों को खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला टॉपिक है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। वे सामान्यतः माध्यम समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा इन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ पे मैदानों के निर्माण के बारे में बताया जा रहा है कि मैदानों का जो निर्माण होता है वे नदियों तथा सहायक नदियों के कारण ही होता है। नदियां जो है वो क्या करती हैं कि पत्थर, बालू, सिल्ट ये सभी घाटियों में निक्षेपित करती हैं, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यानी कि पहाड़ पठार से पे जनसंख्या जो है वो काफी कम होती है, लेकिन मैदानों पे जो है जो जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों में रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है।
भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो कि गंगा नदी के निक्षेप के द्वारा बनाया गया है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपदाओं के बारे में बताया जा रहा है, जो कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान तथा बाढ़ है, जो कि काफी विनाश करते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, यानी कि हमें उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण न करके पौधे लगाना चाहिए और फसल की खेती करनी चाहिए। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।